नमस्कार दोस्तों, CSP एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यह RCEP विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है यह RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक के 15 कंट्रियों के द्वारा यह साइन किया गया है। लास्ट संडे को यह एग्रीमेंट, जिसमें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और 10 आसियान कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया शामिल है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया भी इसमें शामिल नहीं है। यह इंडिया क्यों शामिल नहीं है? इंडिया के शामिल नहीं होने का इंडिया के अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और इंडिया को अगर शामिल होना है तो उससे पहले इंडिया को किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, यही एक्चुअल में हमारा आज का टॉपिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यह जो इसके बारे में कहा जाता है, यह रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, यह TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के काउंटर में उसके पैरेलल यह डेवलप किया गया है। हालांकि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में भी पहले यूएसए था, लेकिन 2017 में यूएसए इससे भी एग्जिस्ट हो गया है, यूएसए इससे बाहर निकल गया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो इसके गठन के लिए काफी लंबे समय से बात चल रही थी, काफी लंबे समय से विभिन्न कंट्रियों के बीच नेगोशिएशन हो रहा था, सौदेबाजी हो रही थी, सौदेबाजी कह सकते हैं, सौदेबाजी हो रही थी, जिसमें इंडिया भी शामिल था। लेकिन इंडिया के अपने कुछ कंसर्न हैं और यह इंडिया के इस कंसर्न को इस कंट्री के द्वारा फुलफिल नहीं किया गया, जिस कारण से इंडिया 2019 में इससे एग्जिट कर गया है। और यही कारण है जो लास्ट संडे को जो एग्रीमेंट ट्रीटी हुआ है, उस एग्रीमेंट ट्रीटी में इंडिया को छोड़ करके एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्रीज, चाइना और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल है। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है और इस ट्रेड एग्रीमेंट के आने से इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं अगले वीडियो में। 15 कंट्री साइन RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड डील। यही मैंने पहले कहा था, यह वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक होगा जो कि एक इंटीग्रेटेड मार्केट को डेवलप करेगा, जिसका ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड बैरियर्स को कम करना। जैसे कस्टम ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी के अलावा भी बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं, ठीक है, काउंटरवैलिंग ड्यूटी होता है या एडिशनल कस्टम ड्यूटीज होते हैं। उस तरह के ड्यूटी से क्या करना, फ्री करना, फ्री फ्लो, क्या करना, ऑब्जेक्ट और सर्विस को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना। जैसे डोमेस्टिक लेवल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर प्रोडक्ट जाता है वह फ्री फ्लो जाता है, उसके ऊपर कोई पहले लगता भी था ऑक्ट्राई चुंगी कर स्टेट टैक्स, लेकिन अब वह भी GST के आने के बाद वह भी नहीं लगता है। तो उसी तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट जो मेंबर कंट्रीज होंगे उसका प्रोडक्ट क्या होगा, फ्री फ्लो जाएगा। तो इससे संबंधित सबसे पहले 2013 से यह बात चल रहा था, डिफरेंट कंट्रीज के बीच सौदेबाजी हो रही थी और नवंबर 2019 में इंडिया इससे एग्जिट कर गया है। और फाइनली 15 नवंबर 2020 को इसके ऊपर 15 नवंबर 15 कंट्री ने इसको एग्री किया, इसके ऊपर साइन किया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये 15 कंट्री जो हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, जो कि इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आसियान कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश इसमें शामिल हैं और दक्षिणी कोरिया, वियतनाम जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब वाले कंट्रीज में शामिल है। तो इस कंट्री का अगर वर्ल्ड स्टेटस देखा जाए तो 26% अबाउट वर्ल्ड ट्रेड में इसका पार्टिसिपेट 28% सॉरी, और 47 पॉइंट समथिंग, लगभग 47% कह सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का यह पार्टिसिपेशन है, इसका कंट्रीब्यूट करता है। और 36%, कितना बड़ा अमाउंट है, 36% वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है इस कंट्री का। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंडिया इतने बड़े इकोनॉमी के साथ नहीं जुड़ रहा, इतने बड़े इकोनॉमी के साथ साइन नहीं किया, इंटीग्रेट नहीं किया है। तो उसके क्या कारण है, आइए देखते हैं। कारण समझना होगा, इंडिया ने सही किया है, नहीं साइन किया है। फिर इसका जो ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले कहा, इसका ऑब्जेक्टिव है, एक लाइन में बोला जाए तो ट्रेड बैरियर्स को क्या करना, कम करना, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना, इन्वेस्टमेंट को क्या करना, बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रेड ब्लॉक्स है उसको क्या करना, प्रमोट करना। यहां पे लिख रखा है मैंने टारगेट टू कट द बैरियर्स, वही कस्टम बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स है। फिर
कस्टम बैरियर्स, जितने भी कस्टम ड्यूटीज होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उन सभी को क्या करना, यहां पे कट करना। और प्रमोट द ट्रेड मींस ट्रेड को क्या करना, व्यापार को प्रोत्साहित करना। व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग तरह के स्टेप्स लिए गए हैं और इसी स्टेप्स में इंडिया के कुछ कंसर्न थे जिसको इस कंट्री के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो क्या कंसर्न थे, क्यों इंडिया के लिए यह बेनिफिशियल नहीं था और क्या इस इंडिया को इससे प्रॉब्लम होती, वह आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं। Why India is not a part of RCEP? भारत RCEP का पार्ट क्यों नहीं है, क्यों नहीं RCEP में शामिल हुआ, भारत के क्या कंसर्न है, आइए उसको समझते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी को मैं यहां पे यूज करूंगा। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वह क्या है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट सभी देशों के साथ, RCEP के जितने भी मेंबर कंट्री हैं, 15 कंट्रीज मैंने बोला है, प्राय सभी कंट्री के साथ इसके भारत के ट्रेड डेफिसिट, और भारत अगर इसमें शामिल होता तो भारत के व्यापार घाटा के बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती। लेकिन इंपॉर्टेंट है, दो ऐसा कंट्री है RCEP का, दो ऐसा मेंबर है जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है, अर्थात वहां पे भारत का ट्रेड डेफिसिट नहीं है, जो मैंने यहां दे रखा है। आप बताइए ये दो कंट्री कौन सा है, कमेंट बॉक्स में हमें आंसर कीजिए। तो ट्रेड डेफिसिट सबसे पहले तो यह होता है जब हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, निर्यात कम करते हैं और आयात अधिक करते हैं। कहने का सेंस है एक्सपोर्ट वैल्यू हमारा क्या होता है, कम होता है और इंपोर्ट वैल्यू अधिक होता है। तो एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस में डाल रखा है, ट्रेड डेफिसिट, सारा ट्रेड डेफिसिट है। फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, चाइना के साथ भी, जापान के साथ भी, न्यूजीलैंड के साथ भी और साउथ कोरिया के साथ भी। तो जिस कारण से भारत का यह इंपॉर्टेंट कंसर्न है, अगर भारत इसमें शामिल होता तो संभावना थी भारत के ट्रेड डेफिसिट में और वृद्धि होती। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसर्न भारत का रहा है क्या, दूसरे देशों के सस्ते विकल्प के कारण भारत के घरेलू उद्योग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री था वह हमारा हर्ट होता, वह हमारा हार्म होता। क्यों होता, क्योंकि हम जानते हैं जो इंडियन प्रोडक्ट के कंपेयर में चाइनीज प्रोडक्ट सस्ता होता है, इंडियन प्रोडक्ट के कंपेयर में वियतनामी प्रोडक्ट सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है ICOR का कम होना। इनकी ICOR का फुल फॉर्म होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के कम होने के कारण क्या होता है, उत्पादन लागत जो फैक्टर कॉस्ट होता है वह कम होता है और फैक्टर कॉस्ट के कम होने से वस्तु सस्ती हो जाती है। उत्पादन लागत कम होगा तो वस्तुएं क्या होंगी, सस्ती होगी। तो अब यह ICOR को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ICOR क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कुछ वही है, इसको हिंदी में कहते हैं वर्धमान पूंजीगत लागत अनुपात। अर्थात एक इकाई अतिरिक्त पूंजी लगाने से हमारे उत्पादन, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो कुछ यही है, एक इकाई अतिरिक्त पूंजी लगाने से हमारे उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है, कितनी इकाई वृद्धि होती है, व्हिच इज ICOR। टेक्निकली इसका जो फॉर्मूला होता है एनुअल इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया गया है, और एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी में कितना एनुअल इन्वेस्ट किया गया है और उससे जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है। तो ICOR का कम होना उत्पादन लागत के कम होने की पहली प्राथमिकता है। अर्थात ICOR जब कम होगा तो वहां पे उत्पादन लागत, उससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन लागत क्या होगी, कम होगी। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर मान लीजिए एनुअल इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 है और जीडीपी, एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 10 है, तो 1000 बाय 10 एनुअल इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल इंक्रीज इन जीडीपी, 1000 बाय 10 इक्वल टू 100, ICOR इक्वल टू 100। सेकेंड थिंग, अगर हमारा एनुअल इन्वेस्टमेंट 1000 है लेकिन जीडीपी 5% है तो ICOR इक्वल टू 200। यहां पे ICOR अधिक है तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, अर्थात अधिक इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी हमारी उत्पादन क्षमता है वह क्या है, कम है। और यहां पे उतने ही अमाउंट में इन्वेस्ट होने के बाद हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसलिए कहा था ICOR का कम होना उत्पादन लागत के कम होने का सूचक है, अर्थात वहां की वस्तुएं सस्ती होती है। अब यह ICOR किस पर निर्भर करता है, यह ICOR बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल कारक होते हैं क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर। ICOR डायरेक्टली रिलेटेड विद आधारभूत संरचना, जिस अर्थव्यवस्था की, जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी मजबूत होगी उस देश का ICOR उतना ही कम होगा। और आधारभूत का संरचना कहने का अर्थ हुआ मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडली यू कैन डिफाइन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्तमान समय में एक और पार्ट यूज होता है वह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि बहुत सारे अर्थशास्त्री उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग से उसको सेपरेट करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी ये सारे आते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन को रखा जाता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हो आप,
ये जिस अर्थव्यवस्था का जितना मजबूत होगा उस अर्थव्यवस्था के उत्पादन लागत उतने ही कम होंगे, और चूंकि उस अर्थव्यवस्था की उत्पादन लागत कम होगी तो उस अर्थव्यवस्था की अर्थात उस देश की वस्तु की कीमत कम होगी, और वस्तु की कीमत कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है अंतरराष्ट्रीय बाजार में वह क्या करेगा, अधिक इफिशिएंटली सर्वाइव करेगा। तो यहां पे इंडिया का कंसर्न यही था, भारत का ICOR क्या है, अधिक है, अर्थात भारत के वस्तु के उत्पादन लागत अधिक है, और भारत के वस्तु की उत्पादन लागत अधिक है तो भारत की वस्तु की ऑटोमेटिकली कीमत क्या होगी, अधिक होगी। कीमत अधिक होगी तो ऑब्वियस सी बात है अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की वस्तु प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। तो भारत का यह इंपॉर्टेंट कंसर्न था, जिस कारण से भारत जो है RCEP में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सदस्य नहीं बना है। और कुछ कंसर्न है भारत के, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसके मेंबर है, और भारत जो है डेयरी प्रोडक्ट का भारत भी प्रोड्यूसर है, और न्यूजीलैंड सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है जब यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता, ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, तो भारत का डेयरी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता, और चूंकि न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन नहीं करता तो भारत का डेयरी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट से एस्केप कर जाता, बाहर आ जाता। इसलिए भी भारत जो है RCEP में वर्तमान समय शामिल नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भविष्य में शामिल नहीं। भारत के कंसर्न को अगर दूर कर दिया तो भारत भविष्य में RCEP का मेंबर हो सकता है। आसियान देशों ने भारत को साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, भारत को जब इच्छा हो, भारत को जब लगे, भारत के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट डेवलप हो गया तो भारत RCEP में शामिल हो सकता है, और इनफैक्ट भारत को ऑब्जर्वर कंट्री का भी स्टेटस मिला हुआ है। तो यह रीजन है भारत के RCEP का मेंबर नहीं होने का। अब आइए देखते हैं इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आइए देखते हैं भारत का इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के ऊपर इससे RCEP में के मेंबर नहीं होने से भारत के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, और भारत इस ट्रेड ब्लॉक में ट्रेडिंग से वंचित रह जाएगा, इतने बड़े बाजार से वंचित रह जाएगा। और वर्तमान समय में भारत का टारगेट ही है जो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी को एक्सपोर्टर बेस्ड या उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करना। तो वैसे कंडीशन में इतने बड़े बाजार से भारत का वंचित रहना वह सही नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ग्लोबल वैल्यू चेन, जो प्रोडक्शन सीरीज से भी भारत वंचित रह जाएगा। प्रोडक्शन सीरीज को समझिएगा क्या है, जैसे प्रोडक्शन सीरीज यहाँ पे चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जर्मनी है। अगर मान लीजिए कोई कार है तो कार में टायर होते हैं, उसमें बैटरी होते हैं, कार के अलग पार्ट्स होते हैं, तो सभी पार्ट्स मान लीजिए अलग अलग कंट्री में, कुछ जापान में प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर हुआ है, कुछ थाईलैंड में हुआ है, कुछ वियतनाम में हुआ है, कुछ मलेशिया में हुआ है, और फाइनली आके कहाँ हुआ है, असेंबल कहाँ हुआ है, चाइना में हुआ है, और चाइना ने फिर एक्सपोर्ट किया है। मीन्स यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन सीरीज में अलग अलग कंट्री अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर के एक्सपर्टीज होते हैं, और हो सकता है सभी, और कुछ ऐसे फाइनल आउटपुट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। तो उस कंडीशन में भारत इतने बड़े मार्केट से और इतने बड़े ग्लोबल वैल्यू चेन से वंचित रह जाएगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और यह जो वैल्यू एडिशन होता है तो उस वैल्यू एडिशन से भारत वंचित रह, जैसे भारत जिसका प्रभाव भारत के इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पड़ सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा मार्केट है, मोर देन 30% इकोनॉमी को कवर कर रहा है। फिर उसके बाद भारत की वर्तमान समय में पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है, और भारत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ ट्रेड ब्लॉक में शामिल ही नहीं है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत का है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जो सफलता है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और लास्ट वन है इन्वेस्टमेंट, जो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट होंगे, चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो, जापानीज इन्वेस्टमेंट हो, या आसियान कंट्री से होने वाले इन्वेस्टमेंट हो, भारत वैसे इन्वेस्टमेंट से भी वंचित रह सकता है। और वर्तमान समय भारत को इन्वेस्टमेंट की अनिवार्य आवश्यकता है। भारत अगर अपने इकोनॉमी में चलने वाले डिफरेंट प्रोग्राम जैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम की सफलता को सुनिश्चित करता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अनिवार्य है भारत के लिए। इसलिए भारत सरकार वर्तमान समय में मोदी गवर्नमेंट देखेंगे आप, जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट समिट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, डोमेस्टिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट समिट और बहुत समय समय पर ऑर्गेनाइज करती है। और साथ ही साथ कुछ टर्मिनोलॉजी को, जैसे हमारे यहाँ 5Ds है, 5Ds इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, डेमोक्रेसी है, डिमांड है, डेमोग्राफी है, डीरेगुलेशन जैसे वर्ड को यूज करती है भारत सरकार। उसका उद्देश्य ही होता है इन्वेस्टमेंट को क्या करना, प्रमोट करना। लेकिन भारत चूंकि RCEP का मेंबर नहीं है तो इतने बड़े एरिया से होने वाले इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होंगे, हर्ट होंगे। फिर इंपॉर्टेंट है, जो इन्वेस्टमेंट हर्ट तो होंगे, लेकिन अब भारत ऐसा नहीं जो भारत शामिल नहीं होगा,
भविष्य में भारत के शामिल होने की संभावना है और आसियान देशों ने साफ साफ कह दिया जब भारत की जब इच्छा हो तो भारत आके इसमें, क्योंकि भारत भी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत के बिना किसी भी ट्रेड ब्लॉक की वर्तमान समय में विश्व में सफलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए भारत को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ के कंट्री के द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव अप्रोच लिए जा रहे हैं। तो भारत को अगर इसमें शामिल होना है तो भारत को इसके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हो चाहिए, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। भारत को इसमें शामिल होने के लिए डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स ले जाने चाहिए। जैसे आईसीआर का सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है आईसीआर को कम करना। आईसीआर को कम जैसे ही कम किया जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट प्रोडक्ट का क्या होगा, कम होगा, और चूंकि फैक्टर कॉस्ट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वस्तु की कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएगा डोमेस्टिक हमारा प्रोडक्ट भी। तो आईसीआर को कम करने के लिए जो प्राइमरी ये है उसके रिक्वायरमेंट है वह क्या है, वह है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बड़े पैमाने पे भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर दूसरा है कंज्यूमर कंट्री के स्थान पे प्रोड्यूसर कंट्री के रूप में डेवलप करना, और उसके लिए भारत सरकार डिफरेंट टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक प्रोग्राम को इनिशिएट कर रखा है, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। ये थ्री फंडामेंटल इंडस्ट्रियल पॉलिसी है जो कि भारत के न्यू इंडिया का पार्ट है और भारत सरकार को यह मेक इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत कंज्यूमर कंट्री से प्रोड्यूसर कंट्री में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। हाँ, इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन इसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उस कैपिटल के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा सा ब्लॉक है जो आसियान कंट्री है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑब्वियस सी बात है भारत को उसमें शामिल होना ही पड़ेगा आज न कल, और भारत शामिल होगा। भारत के जैसे ही कंसर्न सॉर्ट आउट हो जाएंगे भारत उसमें शामिल होगा। साथ ही साथ भारत ईज डूइंग बिजनेस को लेकर के काफी काम कर रखा है भारत सरकार ने। सिंगल विंडो सिस्टम, जो लाइसेंस पॉलिसी है या डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल और नॉर्मल बनाया भारत सरकार ने। तो इस तरह से भारत सरकार अगर भारत में इंडियन इकोनॉमी को आरसीईपी के साथ जोड़ना चाहती है भारत सरकार, तो उसके पहले ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भारत सरकार को लेना ही पड़ेगा। अब आइए देखते हैं वर्तमान समय में कितने ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं। वर्तमान समय भारत में वर्ल्ड में 6 मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, और यह 6 मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक में WTO को छोड़ दें अगर, तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक हमारा कौन सा होता है, यही आरसीईपी जो लास्ट संडे को साइन हुआ है। तो आरसीईपी अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अप्रोच इकोनॉमी, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आसियान कंट्री और चाइना के ही नेतृत्व में, चाइना ही लीड रोल में है इस आरसीईपी के एस्टेब्लिशमेंट में, लेकिन चाइना का प्राय सभी देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाहे वो आसियान कंट्री हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट है। हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया जब मालाबार नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ तो जापान ने उसके ऊपर कुछ ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। तो सभी देशों के साथ चाइना के कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, सीमा विवाद है, ट्रेड डिस्प्यूट्स भी हैं। तो उस कंडीशन में यह कितना सफल हो पाता है, यह भी देखने का यह है विषय है। आगे देखते हैं कितना यह सफल हो। लेकिन अभी लास्ट संडे को यह साइन हुआ है, उसके बाद भी इसको प्लेटफॉर्म आते एक्टिव होते होते कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा, क्योंकि सभी कंट्री को अपने पार्लियामेंट से भी इसको अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद ही यह फाइनली फंक्शन में आ पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन चाइना के लीडरशिप में, चाइना ही इसको लीड कर रहा है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी ही सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी का ही रिक्वायरमेंट है यह मार्केट। तो भविष्य में है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।